नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज का मैं हमारा जो ये वीडियो है ये उस टॉपिक के ऊपर है जहाँ पर कि किसी व्यक्ति को घरेलू हिंसा में भी भरण पोषण का आदेश कर दिया जाता है और 125 सीआरपीसी के तहत भी कोर्ट उस व्यक्ति को मेंटेनेंस का आदेश कर देती है। ठीक है, और फिर वो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है इसमें। दोस्तों, पहली बात तो ये कि कोई वाइफ जो है वो जितने भी केस लगाती है हस्बैंड के ऊपर, उन केसेस में एक चीज कॉमन रहती है कि सब में कहानी एक ही रहती है। ठीक है, हर केस की एक ही कहानी दोस्तों होती है। 498 ए हो, 125 हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो या डाइवोर्स हो, एक ही कहानी रहती है। दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 20 में के सेकेंड पार्ट में कहा गया है, अनुच्छेद 20 के सेकेंड पार्ट में ये बात कही गई है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ये बात क्लियरली उसमें मेंशन है। मुझे नहीं लगता कि आपके वकीलों ने कितनी बार इस मुद्दे को उठाया होगा। हो सकता है उठाया भी हो, बहुत बड़ा देश है भारत और कई अच्छे वकील भी हैं हमारे देश में, तो उसमें ये बात साफ कही गई है। अब हमेशा इस चीज़ को देखना चाहिए, कोई सा भी केस चल रहा हो उसमें कॉज ऑफ एक्शन बहुत ज़रूरी होता है। किस कॉज ऑफ एक्शन पर जज जजमेंट सुना रहा है, किस कॉज ऑफ एक्शन पर आपको पनिश किया जा रहा है या आपके खिलाफ फैसला किया जा रहा है। धारा 125 सीआरपीसी में जो वाइफ भरण पोषण मांग रही है वो क्यों मांग रही है, उसमें लिखती है वाइफ की मेरी शादी हुई, फिर शादी के बाद ये ऐसा करने लगे, वैसा करने लगे, दहेज मांगने लगे, मारपीट करने लगे, परेशान करने लगे। ठीक है, यही कारण है कि मैं इनसे अलग रह रही हूँ, ऐसा। और घरेलू हिंसा में भी यही बात पत्नी लिखती है। 498 ए लगाती, उसमें भी यही बात लिखती है। डाइवोर्स लगाती, उसमें भी यही बात लिखती है। मतलब एक ही तरह के मतलब आरोप पर इतने सारे रिलीफ पत्नी मांग रही है। तो इसका उपाय क्या रहता है? कई बार लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि 125 में ही भरण पोषण दे रहा हूँ और घरेलू हिंसा में भी देना पड़ेगा, और कई बार ऐसा हो भी रहा है कुछ जगह पर। दोस्तों, एक बार ध्यान रखें, अगर आपको 125 या घरेलू हिंसा में से किसी भी मामले में भरण पोषण लागू हो चुका है तो दूसरे में आपको नहीं देना है। लेकिन ये नहीं देना ही तब पॉसिबल होगा जब आप कोर्ट के पास जाएंगे। ठीक है। इसमें चेन्नई हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें चेन्नई हाई कोर्ट ने कहा है कि एक ही कॉज ऑफ एक्शन पर 2 तरह की रिलीफ महिला नहीं ले सकती है। इसमें आर्टिकल 20/2 का ही हवाला चेन्नई हाई कोर्ट ने दिया है कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता और एक व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये बात उसमें क्लियरली मेंशन है। तो अगर घरेलू हिंसा में आप भरण पोषण दे रहे हैं तो 125 में नहीं देना है, और अगर 125 में दे रहे हैं तो घरेलू हिंसा में नहीं देना है। अभी नहीं देना का अर्थ थोड़ा बड़ा है। नहीं देना का मतलब ये कि कोर्ट तो आदेश करेगी लेकिन आपको उसके विरोध में जाना है। फिर आपको प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा या सेशन कोर्ट जाना पड़ेगा, जैसी भी सुविधा है आपके वहाँ पर। ठीक, आप ये नहीं कह सकते कि मतलब जो जिला कोर्ट है उसने गलत फैसला दिया। जिला कोर्ट तो जनरली गलत फैसला देने के लिए ही स्थापित की गई है, तभी तो आप हाई कोर्ट जाओगे, तभी तो हाई कोर्ट का वकील पैसा कमाएगा, क्योंकि ये प्रोविजन इस तरीके से बनाए गए हैं। जो कोर्ट की हायरार्की वो जानबूझ के ऐसी क्रिएट की गई है। हमारे जो कोर्ट हैं वो रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत आगे हैं। रोज का अरबों का टर्नओवर है भारतीय न्यायपालिका, हजारों करोड़ का। न्याय देने में कितने आगे हैं ये तो कॉमन मैन अच्छे से जानता है। तो चेन्नई हाई कोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट चेन्नई हाई कोर्ट ने कहा कुछ ऐसा हुआ था कि इसमें एक महिला जो थी उसको 125 में भरण पोषण मिल रहा था और घरेलू हिंसा में भी उसको भरण पोषण मिल गया था। अब उसका पति थोड़ा समझदार निकला, वो सीधा चला गया हाई कोर्ट। वहाँ पर उसने दोनों ही ऑर्डर को क्लब करके एक पिटीशन लगा दी, और वहाँ पर उसके पति का तर्क ये था कि
दोनों ही मामलों में, घरेलू हिंसा में और 125 में, जो पत्नी है उसने सेम एलिगेशन लगाए हैं। तो सर मैं दोनों में भरण पोषण क्यों दूंगा? एक ही केस है लेकिन अलग अलग धाराओं में लगा दिया गया है। कोर्ट ने उसकी बात को सही माना और कोर्ट ने कहा कि जब दोनों में एक ही विषय है, एक ही एलिगेशन है, तो इसके लिए फिर वो अलग से भरण पोषण नहीं देगा। और ऐसा कहते हुए कोर्ट ने एक भरण पोषण को खारिज कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही बारीक पॉइंट पति ने पकड़ा था, लेकिन और उसमें वो सक्सेसफुल भी रहा। तो दोस्तों जब भी घरेलू हिंसा का केस लगता है और 125 का लगता है, तब इन बातों को आपको ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण बात ये कि कई बार ये होता है कि मान लीजिए 125 में 10,000 का मेंटेनेंस ऑर्डर हो गया और घरेलू हिंसा में 5,000 का हो गया या 6,000 का हो गया, जो भी हुआ, तो इसका अर्थ दोस्तों ये नहीं है कि हमें 16,000 देना है टोटल। ठीक है, इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो राशि बड़ी है उस राशि के तहत छोटी राशि को समायोजित किया जाए। समायोजित मतलब उसमें एडजस्ट किया जाए। मान लीजिए कि फैमिली कोर्ट से 10,000 का ऑर्डर हो गया और डोमेस्टिक वायलेंस में आदेश हुआ 6,000 का, तो 16,000 की नहीं देना है आपको। अब इसमें ये कर सकते हैं आप कि जो 10,000 का ऑर्डर हुआ है तो वो क्या कहते हैं, फैमिली कोर्ट वाले में चला जाए, और 6,000 का जो आदेश हुआ है वो घरेलू हिंसा वाले में एडजस्ट हो जाए। इन जनरली आपको 10,000 ही देना है, मतलब एक सीधी सी बात बता रहा हूँ। तो ऐसा हो ऐसा आप कर सकते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैंने बताया कि कोई सा भी मुकदमा हो, सभी में एक ही कहानी रहती है। तो बेहतर हो कि आप उन दोनों आदेश को चैलेंज कर दें कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अगर आप कर सकते हैं, आप में मतलब समय है, पैसा है आपके पास, क्योंकि कई लोग हाई कोर्ट नहीं जा पाते हैं। उनका ये कहना है कि सर हम गरीब हैं तो नहीं जा पा रहे हैं। तो इसको आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें, पक्का आपको इसमें रिलीफ मिलेगा। जो चेन्नई हाई कोर्ट का जजमेंट है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका नाम और उसका जो भी MCRC नंबर वगैरह है वो मैं उसमें डाल दूंगा, तो आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल से इजीली अवेलेबल है वो। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत पालिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम जो हैं क्या कहते हैं जो दो तरह से मेंटेनेंस की मार पति झेल रहा है उसमें आपको रिलीफ मिल सकती है। और हमेशा कुछ अलग ट्राई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भेड़ चाल चल रहे हैं। और फिर हालांकि इसके लिए वकील के काफ़ी बड़ा रोल होता है, लेकिन जो जैसा कि लोग बताते हैं कि सिर्फ वकील ही हमको मरवा रहा है, ये बात भी सही है। तो जहाँ कहीं भी एक ही तरह के केस लगे हुए हैं वहाँ पर उन केसों पर डबल डबल भरण पोषण का आदेश कोर्ट दोस्तों नहीं दे सकती है। कोर्ट को एक ही तरह का आदेश देना होगा। एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर घरेलू हिंसा का ट्रायल आपने पूरा चला लिया और उसमें अगर ये साबित हो गया कि घरेलू हिंसा हुई ही नहीं है, उसमें अगर आप बरी होते हो, तो उसके बाद वाइफ को कोई सा भी मेंटेनेंस नहीं देना है। अगर कुछ एरियर बकाया है तो वो भी आपको नहीं देना है। दूसरी बात, घरेलू हिंसा अगर आप जीत गए तो 125 भी आप 1000% जीतेंगे। ठीक है, इमीडिएटली 125 में घरेलू हिंसा के मुकदमे का इस्तेमाल कीजिए, वहाँ से भी आप जीत जाएंगे। इवन डाइवोर्स भी आप जीत सकते हैं। ठीक है। हाँ, प्रॉब्लम यही आती है कि हम घरेलू हिंसा के मुकदमे को ज़्यादा चलाते नहीं हैं। उसमें एक बार इंटरिम ऑर्डर हुआ तो पत्नियां जो हैं उसमें आती नहीं हैं। पत्नियां अगर कोई सा भी मामला हो फ्रेंड्स, उसमें पीड़ित पक्ष अगर कोर्ट में लंबे समय से नहीं आ रहा है तो आप जो हैं जज से रिक्वेस्ट करें कि उसका वारंट जारी करें। जज को उसका वारंट जारी करना ही पड़ेगा। कई लोग बताते हैं कि सर इंटरिम हो गया है, इंटरिम के बाद 1.5 साल 2 साल हो चुके हैं, वाइफ जो है कोर्ट में आ ही नहीं रही है। लेकिन जैसे ही इंटरिम में देना बंद करता हूँ वो एग्जीक्यूशन लगा देती है और फिर मुझे परेशानी होती है। तो सीधी बात ये है कि आप अगर वाइफ नहीं आ रही है कोर्ट में तो 1 या 2 तारीख तक का इंतज़ार कर लें, लेकिन उसके बाद जो है आप जो है कोर्ट से रिक्वेस्ट, आपका वकील करेगा, एप्लीकेशन लगा दे कोर्ट में कि सर इसको जो है वारंट जारी किया जाए। इतना समय थोड़ी है हमारे पास कि हम भरण पोषण देते रहेंगे और केस आगे ही नहीं बढ़ेगा। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस दोस्तों साबित करना लगभग असंभव है, और असंभव इसलिए भी है क्योंकि इसके अधिकतर मामले फर्जी होते हैं।
ऐसा तो होता नहीं कि पति ने जो है पत्नी का सिर फाड़ दिया है, हाथ पांव तोड़ दिए हैं, नाक तोड़ दिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो एक सिंपल सा केस लगा देती है, केस शुरू हो जाता है। तो उसमें आप कोशिश करें कि कितना आगे जा सकते हैं, ठीक है, उसको खारिज करवाने के लिए, या फिर उसका ट्रायल चला कि उस केस को ख़त्म करवाइए। क्योंकि एक केस भी अगर आप जीतते हैं मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में, तो बाकी केस आप अपने आप जीत जाते हैं। तो उम्मीद है कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तब तक के दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जजमेंट का नाम और उससे संबंधित जो भी उसका नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों, इसकी टेंशन मत पालिएगा। तब तक दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।